एग्जाम्पल 9 ऑफ एपी, जिसमें लिखा है अ सम ऑफ मनी ऑफ ₹1,000। अच्छा, एपी के क्वेश्चन यूजुअली जो आते हैं ना वो केस स्टडी में आते हैं, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो ये एज केस स्टडी बनकर भी आ सकता है आपको, या अगर कुछ हुआ तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में तो चांसेस कम है, 3 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है, राइट। अ सम ऑफ मनी ₹1,000 is invested at the rate of 8% per annum simple interest। एपी का क्वेश्चन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही दिया जाएगा, कंपाउंड नहीं देंगे। कंपाउंड मैंने आपको बताया था ना क्या होता है। तो जो एपी होती है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को ही फॉलो करेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 1000, रेट हमारे पास कितना है इसमें? 8%, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, तो आ जाएगा ₹80। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। तो बैंक में कितने इंटरेस्ट के पैसे आ जाएंगे? ₹80। बैंक में कितने आ जाएंगे? 160। सो नीडलेस टू से थर्ड ईयर में 240 होगा, फोर्थ ईयर में 320 होगा। सिंपल मल्टीपल्स ऑफ 80 लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर विल बी ₹240। मतलब अगर आप ₹1000 आज बैंक में जमा करवाते हो, एट द एंड ऑफ 1 year you'll have 1080, एट द एंड ऑफ 2 years you'll have 1160, एट द एंड ऑफ 3 years you'll have 1240। यही चल रहा है ना। अब मतलब जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जो फिगर्स हैं, दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। ये एपी फॉर्म कर रही है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? यस। क्यों फॉर्म कर रही है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन कभी पेपर में दिखता है तो आपने लिखना है कि व्हाई इज दिस फॉर्मिंग एन एपी? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट। सो इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। ठीक है, तो ये तो एपी फॉर्म करिए जिसमें ए है ₹80, कॉमन डिफरेंस इज 80। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए प्लस n-1d। सो यहां से 80 प्लस 29 इंटू 80, 30 इंटू 80 हो जाएगा। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years विल बी 2400। ठीक है, 30 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में 1000 तो है ही है, प्लस 2400 एक्स्ट्रा और है। समझ में आ गया? A30 विल बी 2400। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट नहीं कह रहा वो। अमाउंट एपी में नहीं है, अमाउंट भी एपी में कह सकते हो, पर उसने कहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट। अगर उसने अमाउंट का कहा होता तो आप अमाउंट लेके चलते। समझ में आ गया? सिंपल, राइट। अब उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है पूरी एपी बनकर। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, तो पहली रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। और जो लास्ट रो है वो कहते हैं उसमें 5 रोज प्लांट्स हैं। सो लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n। तो ये आ जाएगा A1 इज 23, A2 इज 21, A3 इज 19, AN इज 5। ठीक है, सो these numbers form an AP, these numbers या these terms form an AP। फर्स्ट टर्म जिसमें है 23, कॉमन डिफरेंस इज -2। आपको बताना है AN 5 कब है, और जबकि AN का रूल आपके पास है A प्लस n-1d। ठीक है, तो A प्लस n-1d शुड बी इक्वल टू 5। 23
प्लस n माइनस वन इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 5। 23 माइनस 2n प्लस 2। नंबर ऑफ रोज 10 आ गई। अब एपी मतलब इसमें पता क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अगर हम पहली 5 रोज को ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, जो सम ऑफ एपी हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन टोटल, अगर केस स्टडी बननी है तो उसने आपको पूछा नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, नाउ अ गार्डनर वांट्स टू हैव अनदर थर्ड रो, या उसको करना है तो हाउ मेनी प्लांट्स शुड बी देयर। ठीक है ना, अगर 22 है, अब इन सारे प्लांट्स को उसने 20 रोज में अरेंज करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करके दे देते हैं केस स्टडी। राइट, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.2। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000, received an increment of rupees 200 per year। ठीक है, सो इनकम इन द फर्स्ट ईयर, अगर मुझे ऐसा चाहिए क्वेश्चन आता है ना, इसकी प्रेजेंटेशन होगी सैलरी इन द फर्स्ट ईयर कितनी मिलेगी। पहले साल में सैलरी होगी 5,000। सो सैलरी इन द सेकेंड ईयर, पहले साल में थोड़ा 5,200 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है, तो सैलरी बेस 5,000 है, सेकेंड ईयर के एंड में उसको 5,200 मिलेगा। इनकम इन थर्ड ईयर या सैलरी इन थर्ड ईयर विल बी रुपीज 5,400। सो दीज नंबर्स जो की हैं हमारे पास 5,000, 5,200, 5,400 सो ऑन, form an AP in which A is 5,000, common difference is 200, and we need AN as 7,000। AN होता है A प्लस N माइनस 1D। ये तो आ जाएगा 11, है ना। इन विच ईयर कहा है, उसने नंबर ऑफ ईयर्स नहीं कहा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, इन विच ईयर। ठीक है, तो आई से 11th ईयर में, क्योंकि A11 जो है वो हमारे पास आया है 7 था, 95 में उसने स्टार्ट किया। A11 का मतलब क्या होगा, 2006 या 2005। 95 को काउंट करना है आपने, काउंट करो, कोई शर्म नहीं होती। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ये करने में कभी शर्म मत करना, सीरियसली कह रही। ठीक है, मैं सबसे बुरी हूं अगर मुझे ऐसे टाइम पीरियड निकालना हो ना, इवन इफ आई हैव टू काउंट माई एज, या मुझे बच्चे की एज है मैं फिंगर्स पे काउंट करती हूँ, इसमें शर्म बिल्कुल मत करो। राइट, ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम वैसे ही होती है कि वी गेट वेरी श्योर, तो कभी इसको काउंट करने के लिए शर्म मत करना, या मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें उसके। राइट, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि 95 को इंक्लूड करना है, दैट्स व्हाई इट विल बी 2005 एज द 11th ईयर। आपको अगर नहीं, बिकॉज दिस इज फ्रॉम 95 टू 2005 विल बी 11 ईयर्स। ठीक है, सो इन 2005, ये कभी भी शर्म मत करना इस चीज को कि मैं ऐसे फिंगर पे बैठ के वहां काउंट करें, बिल्कुल भी नहीं करना। मार्क्स चाहिए तो इसमें डबल श्योर हो जाओ कि वी स्टार्टिंग फ्रॉम 95 टू रीच 11th ईयर, दैट मीन्स इट विल बी द एंड ऑफ 2005 एंड नॉट 2006, क्योंकि उसमें आप 95 को एक्सक्लूड कर रहे हो। 11th ईयर का मतलब है अगर आप 95 प्लस 11 करते हो ना, तो 2006 है, पर आपने उसमें 95 को एक्सक्लूड किया हुआ है। बात समझ में आई है, सिर्फ ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस चीज को समझ कर रखना। फ्रॉम एंड टू बिटवीन एक चीज आती है, लिख लिया सबने, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहती हूं 43 में से 24 माइनस करो,
करते हैं ना सब्ट्रैक्शन। आपको सिखाई कैसे जाती है? अगर मुझे फिंगर्स पे काउंट करना है, 25, 26, 27, 28, 24 को छोड़ा ना, याद है कि नहीं? अगर आपको 17 में से 8 माइनस करने को कहते थे तो क्या करते थे? 9, 10, 11, 12, 13 फिंगर्स पे काउंट करते थे ना हम लोग, है ना? तो आपकी जो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इट एक्सक्लूड्स वन लिमिट। आप चाहे उसको 17 मान लो, चाहे आप उसको 8 मान, ठीक है? वो किसको एक्सक्लूड किया है वो जरूरी नहीं है, बस एक को एक्सक्लूड करता है सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपने फ्रॉम टू काउंट करना होता है ना, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन में वन ऐड होता है। समझ में आ गया? 100 से लेकर 999 तक नंबर्स काउंट करने थे, तो मैंने क्या किया? सिंपल सब्ट्रैक्शन की। अब मुझे समझ थी कि नहीं, इसने 100 को या 999 को एक्सक्लूड किया है, माइनस किया तो क्या आया? 899। उसमें वन ऐड किया, कितने नंबर्स हो गए? 9। कल किया था ना हमने ये, टोटल 900। बात समझ में आई? सिंपल सब्ट्रैक्शन एक चीज को, एक नंबर को एक्सक्लूड करती है। बात क्लियर हो गया? तो इस तरह से जब आप काउंटिंग कर रहे हो हमेशा, और इंक्लूड करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर। आ जाओ 20th क्वेश्चन पे। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। तो पहले ₹5, देन 6.75, देन 7.5 हो जाएगा, देन सो ऑन। हर वीकली सेविंग्स, nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो वही सिंपल। अच्छा, जितने भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, उसमें आप nth टर्म हमेशा निकालते हो। मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ अभी, जिसमें nth टर्म दी होगी, आपको एपी फॉर्म करनी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? 1.75। which is 1575 by 175। कितना आता है? 9 आता है ना? 1750 में से माइनस करोगे तो ठीक है। एन इज, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 10th वीक में उसकी सेविंग्स हो जाएंगी 20.7। अच्छा चल, एपी की ना जो लीनियर टर्म होती है, जो जनरल टर्म होती है, एपी की जनरल टर्म विल ऑलवेज बी लीनियर। ठीक है? हमेशा लीनियर में बनकर आएगी। जैसे यहां पर आपके पास सब कुछ है, ए भी है, डी भी है, आपने इसमें सॉल्व किया। 5 प्लस 1.75n माइनस 1.75, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3.25 प्लस 1.75n। एन की पावर 1 है जो वेरिएबल है, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाता है? ठीक है, द टर्म्स, लिखो, द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस is written या are written in the form of 5 minus 2n, where n is a natural number. Terms of sequence are written in the form of 5 minus 2n, where n is a natural number. So what is the given sequence? What is the name for this particular sequence? And what is the 50th term अगर हमें निकालनी है तो क्या? या ये T1 Tn दिया हुआ है तो फिर T50 निकालना है। ठीक है? ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये ना 24 में एक केस स्टडी आई थी, जिसमें ना कुछ ऐसा ही दिया हुआ था कि टर्म मेंशन की हुई थी, और एक बच्चे ने आकर कहा था कि मैम मुझे काफी देर बाद समझ में आया कि ये टर्म मेंशन करने का मतलब है nth टर्म दी हुई है। ठीक है? तो आपने करना क्या है? नेचुरल नंबर्स दिया है ना, समझ नहीं आता इसमें करना क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1। तो मैंने क्या कहा था, एन को क्या पुट करना होगा? 1। T1 कितना आता है?
5 - 2 × 1 कितना आएगा? 3। T2 कितना हो जाएगा? 5 - 2 × 2 कितना आ जाएगा? 1। T3 विल बी 5 - 2 × 3 कितना आ जाएगा? -1। सो 3, 1, -1 सो ऑन। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज -2। समझ में आ गया? तो जब भी कुछ ऐसा दिया हो हमें, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी वो कौन सी है, मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा था ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट्स फॉलो अ सीरीज ऑफ क्लूज नंबर स्टेप्स टू। ये चीज समझ में आ गई हमें, है ना? ए इज 3, डी इज -2। तो क्वेश्चन जिसके रेफरेंस में मैं आपको करवा रही हूँ, उसमें कहा गया था, उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेजर हंट हो रही है। ट्रेजर हंट इज अ while some clues are hidden in various spots collectively forming an AP। ठीक है, इफ द नंबर ऑन nth स्पॉट इज, अब लिखा हुआ है नंबर ऑन nth स्पॉट। ठीक है, लिखो while playing a treasure hunt game some clues are hidden in various spots collectively forming an AP। If the number on the nth spot is 20 plus 4n, then answer the following questions to help the players in spotting the clues। ठीक है, तो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट। ठीक है, एपी लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। जो 100 और 100 लेकर आया था ना, उसने कहा मैम सॉल्व तो कर लिया, बट एक टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं, कि ये टर्म जो है इसको बोलेंगे क्या। तो क्या लग रहा है, ये क्या दी हुई है हमें? nth टर्म ऑफ एन एपी। कहता मैंने इसे an लेके सॉल्व किया, ठीक किया हुआ है। दैट्स व्हाट ही आस्क्ड मी, जो पेपर दिखाने मुझे आया था। तभी कह रही हूँ कि अगर कंफ्यूजन कभी आती है, अब मैं ये क्यों कहूँ कि नहीं ऐसे कैसे आ गई, पूरे 100 और 100 थे उसके। ठीक है, पर फिर भी उसने मुझे आकर कहा, दो क्वेश्चन उसने कहे, एक आपका 9th का क्वेश्चन था पॉलिनोमियल्स का, कहता ऐसे ही करना था, अगर ये ठीक है तो मेरा सी ठीक है, तब पूरे मार्क्स है, और अगर ये केस स्टडी ठीक है तब भी मेरे पूरे मार्क्स। ठीक है, कहते मैंने इसे an लेके सॉल्व किया, यही करना था। वहां बैठकर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन आ सकती है। जितने भी पेपर्स यहाँ सॉल्व करोगे ना, अपनी हर एक कंफ्यूजन को लेकर रखना और पूछना उसको कि ऐसे ठीक कर रहे हो कि नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, डाउट छोटा हो बड़ा हो, ये मत कहना कि सिली सा डाउट है। सिली मिस्टेक होती है उसके नंबर कटते हैं, सिली डाउट नहीं है कि शर्म नहीं करनी पूछने में। ठीक है, अब दूसरी चीज ये आ गया ना। तो विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्टॉप, क्या करना था हमने? एन की वैल्यू को क्या पुट करना है? 1। क्या आंसर आएगा जल्दी? ओरली हो जाता है, 20 + 4 कितना आ जाएगा? 24। बस, ये आंसर था तुम्हारा। 24 का पेपर सच में बहुत इजी था। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 212? 112, सॉरी। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112? 24 का बोर्ड पेपर है एक्चुअल, जो तुम्हारे रीजन में आया। उस साल वैसे भी जनरल पेपर सभी इजी थे, सभी थ्रू आउट, पूरे जो भी जितने भी निकले थे। हाँ, दिस वन वाज लाइक फेयरली सिंपल। मतलब 100 आराम से इस पेपर में आते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कुछ नहीं था कि किसी भी डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आपने करना है an इज इक्वल टू 112। an आपको दिया हुआ है 20
plus 4n is 112. 4n is equal to 92. n is equal to 23. राइट। अब जो इसमें कंपल्सरी पार्ट था जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसका जो और वाला पार्ट था ना, उसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स, वो हम अभी फॉर्मूला करेंगे सम ऑफ एन एपी का। लेकिन जो इसका सी पार्ट था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कंफ्यूजन आ सकती है, और इसमें लिखा है विच नंबर इज ऑन द n माइनस टूथ स्पॉट। क्या करना चाहिए? ए एन आपको दिया हुआ है 20 + 4n, लिखा नहीं हुआ, उसने नंबर ऑन द nth स्पॉट करके दिया हुआ है। ये तो मैंने लिखा है कि दिस इज ए। आपकी केस स्टडी में ये मेंशन नहीं किया हुआ था। अब बताओ n-2 निकालना है तो क्या करेंगे? n की जगह क्या पुट करेंगे? 2। n-2, ए n-2 निकालना है। ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता, आपने एपी फॉर्म कर ली, अब ये होता है वहां बैठकर दिमाग लगाना। 24 आया पहला, दूसरा क्या आएगा? 28, तीसरा क्या आएगा? 32, सो ऑन। फर्स्ट टर्म 24, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। ठीक है। ए n-2 निकालना है, तो a प्लस n-3 d हो जाएगा। नहीं, n-1, n-2 -1। आज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? वहां बैठकर कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं लेकर आनी। किसी तरह से भी क्वेश्चन में जाओ कि आपने nth तक दिया हुआ है, उससे दो पीछे जाना है। तो n-2 का मतलब होता है कि आपने इस n को n-2 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया इतना? राइट। तो यहां से 20 + 4n -8। देखो एपी की जनरल टर्म हमेशा आपके पास क्या बनकर आ रही है? लीनियर। एपी की जनरल टर्म हमेशा लीनियर बनकर आए। क्लियर हो गया इतना? इसमें मैं पूरा समझाऊंगी। एक ना ग्रुप था जिसमें ना क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, आई थिंक एपी की जनरल टर्म के साथ उसने सम ऑफ एपी लेकर उसने कहा मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, है ना। और फर्स्ट 2 टर्म्स उसकी सही भी आ गई सम की, बट आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। तो दैट वाज अ वेरी, मैं अब उसकी चीज को क्या बोलूं कि मैंने बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सही है या नहीं है, या कॉन्सेप्ट के साथ गया कि नहीं गया, वो मेरी चिंता नहीं है, वो आंसर आ गया। राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक क्या है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ एन, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन। ठीक है। मैं आपको ना सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाऊंगी। आपने करना क्या होता है, सम ऑफ एन एपी, आपकी फर्स्ट टर्म होती है ए, लास्ट टर्म होती है a + n-1 d। सम ऑफ एन एपी जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई हैं, जनरल फॉर्मूला इसका है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है। फिर n/2 a, इसकी जगह लास्ट टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगी? a + n-1 d। अच्छा, डेरिवेशन करवाने को कहोगे ना, वो भी मैं करवा दूंगी, बट फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूंगी फॉर्मूला याद रखो। उसके लिए कुछ नंबर्स देते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, डेरिवेशंस के बारे में, कि हाउ वी डिराइव, इसका लॉजिक क्या है। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगी, एक एपी लिखूंगी, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया सबको? राइट। अब ये फॉर्मूला बनकर कैसे आया है? हमारे पास जितनी मर्जी टर्म्स हो एपी में, या तो इवन होंगे या ऑड हो। ठीक है। तो मान लो मैंने लिखा, नंबर स्टार्ट किया 100 से, फिर लिख रही हूँ 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। कितने नंबर्स लिखे हैं? कितने लिखे हैं? 9 नंबर्स है।
ठीक है, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। मैं ले रही हूं पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म, ठीक है, A1 और A9, इनका सम क्या है? तुम्हारे सामने नंबर्स है एपी में, कोई भी एपी ले लो, क्या सम है इनका? 600। A2 और A8, यहां से A2 उठाया, यहां से A8, कितना है ये? 150 प्लस 450, कितना हो गया? अगेन 600। अब ये A3 लो और A7 लो, कितना सम है? 600, है ना? नंबर्स लिखे हैं आपके सामने, 250 और 350, A4 A6, कितना सम है? अगेन यहाँ पे देखो, देख लें यहाँ पे, छोड़ दे उसको, उसका फोर्थ फिफ्थ ईयर है यहाँ पे, आजा। ठीक है, सो दिस इज 250 एंड 350, इनका सम भी क्या है? 600। और अगर ये बची हुई टर्म है आपके पास 300, इसको भी डबल करोगे, क्योंकि और टर्म्स थी, एक टर्म रह जाएगी हमेशा बीच में, है ना? तो इसको भी डबल करोगे तो क्या आएगी? 600। बात समझ में है? जिसे हम बोलते हैं कि टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर एंड्स। फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फर्स्ट फ्रॉम लास्ट, सेकंड बिगनिंग, सेकंड लास्ट, थर्ड, थर्ड लास्ट, फोर्थ, फोर्थ लास्ट, इनको ऐड करते रहोगे तो हमारे पास सम सेम आएगा। तो जो हमारा A1 और A9 का सम है वही A2 और AN-1 का होगा, वही A3 AN-2 का होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो N-2 पेयर्स बन जाएंगे, जो सेंटर वाली टर्म है उसका A5 कर दिया, ठीक है, N/2 पेयर्स बन गए, फर्स्ट टर्म और लास्ट। मुझे इन सबको ऐड करना है तो मैं कहूंगी 600 को ऐड करो, 1 2 3 4 5 टाइम्स। समझ में आ गई बात? ये 600 को ऐड करना है 5 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया? हमेशा यही बनता है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बहुत ही रफ वे में मैंने आपको समझाया इसको, एक नंबर्स लेकर। एपी में चाहे आप इसके बाद 550 भी कर लेते तब भी आपके पास वही आंसर आता। तब आप A1 और इसको लेते 550, A10 को, A9 को और A2 को, बस इसमें आपके पेयर्स आराम से बन जाते, A3 A8 A4 A5 A7 A5 एंड A6। क्लियर हो गया? इवन में पेयर्स बन जाएंगे, ऑड में सेंटर वाली टर्म को हम डबल कर देते हैं सम निकालने के लिए। तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? N/2 A+L। अब इस फॉर्मूला में मैंने बस A को और L को सब्स्टिट्यूट किया है, लास्ट टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो क्या होता है कि कभी कभी लास्ट टर्म दी होती है, कभी लास्ट टर्म नहीं दी हुई, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं दी हुई, हमें हमें कॉमन डिफरेंस और ये पता है तो हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये हमारा एक ही फॉर्मूला दो तरह से था। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला इसमें आएगा, लिखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, से गॉश फॉर्मूला भी कहते हैं। एक मैथमेटिशियन था, उसने इस फॉर्मूला को क्रिएट किया था। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मान लो मुझे एन तक इन्हें ऐड करना है, जैसे मुझे 15 तक इनको ऐड करना है, तो मैं मैन्युअली अब काउंट नहीं करूंगी फिंगर पे, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, है ना? तो उसके लिए डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? N × N+1/2। अब इसकी डेरिवेशन क्या है? ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन ना मैंने 100 से समझाई थी, कि मान लो हमने लिखा 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल 100, इसको रिवर्स कर दिया, 100 को यहां लिख दिया, +99 +98, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s, 101 +101 +101 सो ऑन। कितने पेयर्स बन जाएंगे ये? 100 नंबर्स थे, 100 पेयर्स, 100 बार ही आएगा ना 101, तो दिस विल कम एज 100 टाइम्स। तो आपके पास एस क्या हो गया? 101 × 100 ÷ ठीक है, मैं इसलिए करवा रही हूँ, कभी किसी ने मुझे कहा था मैम ये डेरिवेशन कैसे है, हमें फॉर्मूला स्कूल में पूछा था टेस्ट में कि इसको डिराइव कैसे किया, वो समझाओ।
ठीक है। तो ये वाला वर्ड आपको तभी बताया है क्योंकि किसी के स्कूल में कहा था, अगर वाइवा वगैरह होता है कि गॉस फॉर्मूला क्या है, इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है, तो आपको पता लग जाएगी कि डिराइव कैसे किया है। 100 नंबर्स के साथ किया उसने। ठीक है, एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना कम से कम, किसी सीक्वेंस को उसने रिवर्स करके लिखा। बात क्लियर होगी। आपकी एपी को भी उसने ऐसे ही किया, जैसे हमने लिखा ना 100, 150, लास्ट में कितना था नंबर हमारे पास, 500, तो यहाँ पे 500 लिख दिया सभी को, पेयर्स बन गए हमारे। फिर 2s हो गया, उसी को हाफ कर दिया। बात क्लियर होगी हमें। ठीक है। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। चलो करो। लिख लिया। एग्जाम्पल 11 जो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 83 - 2। तो ये एपी में फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -5। ठीक है। अब इसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई, 22nd टर्म निकालने नहीं बैठोगे, है ना। हम डायरेक्टली सम ऑफ 22 टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना एपी, अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है, नोटबुक के ऊपर छोटी सी वो मार्जिन होती है ना, वहां पे फॉर्मूला लिख लो हर एक पेज के स्टार्टिंग में। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पास फॉर्मूला होगा। याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये बस 2a होता है, बाकी आपकी जनरल टर्म। तो S22 विल बी 22/2, 2 × 8 +22 - 1 × -89 आएगा ना। अगर एपी को अच्छे से सॉल्व करना है ना, और समझ में आनी चाहिए पूरी एपी, आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 वो प्रॉपरली सॉल्व करो। ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे ना, एपी के किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला एप्लीकेशन में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली देखो, 5.3 में आपके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इनमें से एक एक पार्ट करवाऊंगी, बाकी होमवर्क कर लो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का सारा मैंने आपको सॉल्व करवाना है, एक एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट फॉर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ना फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको टर्म दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन 11 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है 1/15, कॉमन डिफरेंस निकालोगे 1/12 -1/15। अच्छा, एपी का ना तुम्हें एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा पूरे पेपर, तो सम को फॉर्मूला को लिखने में आलस मत करना। एक ही बार लिखना है, यहाँ बार बार लिखना पड़ेगा, पर वहां पर सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो आपने लिखना है उस फॉर्मूला।
सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कर लो। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में फर्क कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें कुछ भी और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ना, देखो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई, फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है। समझ में आ गया ये सबको? कैलकुलेशन ठीक है ना? अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज 7, 10.5, 14 और साथ में आ जाएगा 84। देखो फर्स्ट और सेकंड में अभी जो क्वेश्चन है इसमें फर्क क्या है? पहले वाले में ना नंबर ऑफ टर्म्स दी थी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन। इसमें लास्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता है हमें, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? नंबर ऑफ टर्म्स। सो विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 84, 7 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7/2 है। मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? 23। ठीक है, 770, हाँ ठीक है, 22 आ जाएगा और उसके बाद +1, 23 टर्म्स। देखो अब डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। समझ में आ गया आपको? ये a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों दिया कि दोबारा से आपको n-1 डी नहीं करना। फर्स्ट और लास्ट टर्म ली, ठीक है, ऐड किया, सो इट विल बी 23 इंटू 91 डिवाइड बाय, यार ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। अगर थर्ड कर लिया, और इसकी एक्सरसाइज में ना हमारे पास 11th क्वेश्चन सबसे जरूरी वाला क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है हमारा, जो कि थोड़ा डिफरेंट या फिर मुश्किल वाला कह सकते हो। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मूला करवाने के बाद कि एपी आपको नहीं आ सकती। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू कैन स्टार्ट द वर्कशीट ऑल्सो। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे मैं समझाऊंगी कि ये टेक्निक है, एक्सेप्ट दोस प्रूव वाले क्वेश्चन। तो पहले 25 क्वेश्चन तो कल कर ही आना, 25-30 क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेना। कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहे, असाइनमेंट एपी की कर लो। आपके 2-3 चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जिसको दोबारा पूरी रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है एपी और कोऑर्डिनेट। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में हमेशा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे जाओगे, बार बार रिवीजन में। क्वाड्रेटिक में हमेशा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे जाओगे, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी जिस। ठीक है, एपी जो ऐसी चीज है कि जब एक बार पक्का हो गया ना तो होगा कि बस हो जाएगा। So, इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो दी हुई है वही रिवाइज करोगे, एक्स्ट्रा कुछ इसमें और नहीं करना हो। या प्रूव वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा है गिवन ए इज इक्वल टू 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN। ये क्वेश्चन सच में दिमाग लगाता है, बिकॉज आपने सिर्फ क्या करना है, अगर कंफ्यूजन कभी भी एपी में आती है ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो, देखो दो ही गिनकर फॉर्मूला है, और एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भी। फिर कंपेयर करो तुम्हें दिया क्या क्या हुआ है। तुम्हें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। इस वाली फर्स्ट वाले फॉर्मूला में मैं ए एन 50 पुट कर दूं, फर्स्ट टर्म 5, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कितनी आ गई? 16। तो अब अगर एस एन कहा हुआ है तो मुझे S16 निकालना है। सच में कह रही हूँ, कंफ्यूजन यही होती है कि ये एस एन क्या होगा, एन क्या है उसमें, जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। यहां पे मैं तुम्हें कह रही हूँ एस एन, एन 16 है, तुम्हें यहां पर एन में क्या लिखना है, सबस्क्रिप्ट में 16। S16 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक है,
फर्स्ट टर्म से लेकर 16th टर्म काउंट करो, उनको ऐड कर दो। तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 16/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5, 16 - 1 कॉमन डिफरेंस 8, 10 प्लस 45, 55 × 8। क्लियर हो गया? अगर थर्ड क्वेश्चन समझ गए तो पूरी एपी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुश्किल यही होती है कि ए एन दिया है, एन 5 कह दिया, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, हो गया ना? सेकंड पार्ट स्टार्ट करें इसका। ए इज 7, A13 is 35, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी S13। A13 मतलब मुझे ये चीज दी है ना। और फिर मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आपको A13 कहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, A+12D, जिसमें A13 दिया है 35, ए दिया हुआ है 7, और कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 28, 12D, D इज इक्वल टू 7/3। कॉमन डिफरेंस कैन बी अ फ्रैक्शन। S13 निकालना है। अच्छा, S13 में ना मुझे दिया ही हुआ है 13th टर्म, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास है 13, है ना। 13/2, 7 + 13। कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी ना। बात समझ में आ गई? 273। तो थर्ड पार्ट खुद करोगे, मैं सॉल्व करती हूँ। मुझे करके दिखा दो अपना। हो गया ना बेटा? ठीक है, चलो अब आ जाओ। थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करना है। आई कीप माई पेन डाउन। उसमें लिखा है A12 दिया हुआ है एज 37, डी दिया हुआ है एज 3। लिखा है फाइंड A एंड S2। ए की वैल्यू क्या आ गई? दोबारा कर। ए निकाला कैसे है, क्या लिखा है A+? क्यों? पिछला वाला क्वेश्चन याद रखा हुआ अब तक? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सम कितना आ गया? सम निकालना है, S12 निकालना है। S12 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन आर 12। उसमें फर्स्ट टर्म भी आ गई आपके पास, लास्ट टर्म भी आ गई, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, पता क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अपने वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला से चलते हैं, बिल्कुल चल लो। ये अगर बाद में जाकर भी समझ में आता है ना कि S12, चलो ए तो मेरे पास सबके पास 4 आ गया, S12 के लिए यू विल गो बाय दिस रूल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है। तो आप इसमें कर लोगे 2 × 4 प्लस 12 - 1 × 3, विच इज नो इश्यूज। यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी क्यों लिखा है इसको, बट ये समझ होती है कि जल्दी काम करने हम लोग। ठीक है, तो आप लिख दोगे 12/2। फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है और ये 37। इस 37 में ए और ये कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड हुआ ही है। समझ में आ गया? राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 246।
क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट करो। हो गया ना बच्चे? फोर्थ पार्ट नाउ। A3 is 15, S10 is 125. Find common difference D and A10। करोगे साहब इसको आगे? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, चलो करो। तो फोर्थ वाला पार्ट ना। हाँ जी, तुम्हारा हो गया। A3 15 दिया हुआ है, S10 125। सो इसमें मैं लिख दूंगी A+2D = 15। S10 का मतलब है 10/2, 2A+9D = 125। ये 5 हो गया और यहाँ आ गया 25। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। ऐसे किया ना? 2A, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने कहा था अगर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेते हो ना एक बार, ऐसा नहीं है कि एपी नहीं समझ में आए। यहाँ पे हर एक चीज को अप्लाई कैसे करना है, दिस इज एक्चुअली पूरा एपी का ना, पूरा समझिए 10 क्वेश्चंस में है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, कौन सा नहीं, किसे कैसे अप्लाई करना है, राइट? कॉमन डिफरेंस इज -1, तो डी निकालने को कहा, हमने निकाल दिया। अब A10 कहाँ है? सो A10 = A+n-1D, मतलब 9D। ठीक है। अब यहां से आप -1 पुट करने के बाद
A17 आ गया, तो A10 इज 17 - 9 8। समझ में आ गया सबको? A10 कितना है? 8। डन फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करो। अगर खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए ना, ये वाले थर्ड क्वेश्चन, तो घर जाके इसको अच्छे से रिवाइज करना। और एपी के पहले 30 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व करवाया। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, वो सारा। फोर्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ पार्ट इज, गिवन d is 5, s of 9 is 75। क्लियर है? ठीक है, तो एक सिक्स्थ पार्ट कर लो, उसके बाद छुट्टी है। बाकी मैं कल करवाऊंगी सारा ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूरा। यहाँ पर तो सॉल्व करना ही है, घर जाके इसे एक बार और रिवाइज करना, और खुद से एक एक क्वेश्चन इसका एक एक पार्ट सॉल्व करना। पूरी एपी एक्चुअली क्लियर हो जाएगी। सिक्स में हमें कहा हुआ है, गिवन है ए की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस इज 8, एस एन इज 90, फाइंड एन एंड ए। ठीक है। अब देखो, ऑन द फेस ऑफ इट मुझे भी समझ नहीं आता क्या करना है। एस एन दिया हुआ है, तो मैंने लिखा n/2, 2a, n-1d, एंड दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है। सो n/2 यहाँ वैल्यू पुट की 4, n-1 इंटू 8 एज 90। देखो, इसमें मैंने 2 और ये 4 कैंसिल कर दिया, तो आ जाएगा n, 2 + 4n - 4 इज इक्वल टू 90। बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी भी हमारा 2 कैंसिल हो सकता है, n² 2n² -n - 45 इक्वल टू 0। जब भी n निकालना होता है ना, हमेशा, और सम दिया हो, क्वाड्रेटिक बननी ही है। नोटिस में वो वाला फॉर्मूला n × n + 1 को वो फर्स्ट, ये हमें दिए नहीं एक नंबर, कॉमन डिफरेंस 8 है, वो 1 + 2 + 3 + 4 हो, इसमें नहीं लग सकता। जो कॉमन डिफरेंस 8 है, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1।
यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 8, तो 2, 10, 18, 26 ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो इसमें फैक्टर्स क्या बनकर आएंगे हमारे पास? -10n प्लस 9 -45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन लिया, n-5 प्लस 9 कॉमन लिया, n-5। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद कह सकती हूँ n की वैल्यू 5 होगी। -9/2, नंबर ऑफ टर्म्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, n कैनॉट बी अ नेगेटिव नंबर, n कैनॉट बी अ फ्रैक्शन। पॉजिटिव इंटेजर इंटेजर चाहिए तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ है? a n का है ना, तो आपने a5 निकालना है, क्योंकि n की जगह आपने क्या निकाला है? 5। तो a5 विल बी 2 + 4 इंटू d। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है।